हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। यूजीसी नेट एजुकेशन की लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं हम, और जिसके तहत ब्रिटिश काल में जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। और अब हम बात करने वाले हैं जो भारतीय शिक्षा आयोग और शिक्षा नीतियां हैं जो स्वतंत्रता के बाद लागू की गई भारतवर्ष में, तो उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। काफ़ी अच्छा सेशन होगा और लंबा हो जाएगा क्योंकि एक ही वीडियो में इतना सारा सब कुछ आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी पहली बार देख रहे हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इंपॉर्टेंट है, बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि जो भी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आज इस सेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ना सिर्फ एजुकेशन वाले स्टूडेंट, बल्कि जो पेपर 1 में हायर एजुकेशन का एक पार्ट है, एक पोर्शन है, उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो वो सारे स्टूडेंट जो पेपर 1 की केवल तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ स्वतंत्रता के बाद भारत में कौन कौन से शिक्षा आयोग को शिक्षा नीतियाँ बनाई गई। तो सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। भारत में स्वतंत्रता मिली है 1947 में। सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था। और उसके बाद में फर्स्ट आया 1948 और 1949 के मध्य में बीच में आया राधाकृष्णन आयोग। जैसा कि आप जानते हैं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उनकी ही अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। हम इसके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। और इसी आयोग को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, राधाकृष्णन आयोग को ही विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है और यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी इसे कहा जाता है। तो आपको यहाँ से दो क्वेश्चन के आंसर्स मिल रहे हैं, दो क्वेश्चंस मिल रहे हैं। राधाकृष्णन आयोग की स्थापना कब हुई है? तो 1948 से 1949 के बीच में। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग किसे कहा जाता है? तो राधाकृष्णन आयोग को ही विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहा जाता है और यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी हमने क्योंकि ब्रिटिश काल में भी एक यूनिवर्सिटी इंडियन एजुकेशन कमीशन भी पढ़ाता है ना, उसको भी आपको ध्यान में रखना है, लेकिन ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है। चलिए नेक्स्ट है, इसके बाद में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया, जिसको मुदालियर कमीशन भी कहा जाता है, मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। इसकी जो स्थापना है वो 1952 में और 1953 के मध्य में की गई। ठीक है, और इसी को सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952। ठीक है, मुदालियर कमीशन भी इसे कहा जाता है क्योंकि इसको की जो अध्यक्षता थी वो मुदालियर ने की थी, जो कि उस वक्त की मद्रास के विश्वविद्यालय के कुलपति थे, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाता है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? तो 1952 से 1953 के बीच में। माध्यमिक शिक्षा आयोग को और क्या कहा जाता है? तो मुदालियर कमीशन कहा जाता है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का गठन कब हुआ? 1952 में। मुदालियर कमीशन की स्थापना में अध्यक्षता किसने की थी? मुदालियर ने की थी। ये 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं। फिर आता है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोठारी आयोग के बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग भी कहा जाता है, इसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, तो नेशनल एजुकेशन कमीशन किसे कहा जाएगा? कोठारी कमीशन को। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1964 से 1966 के मध्य में। डिटेल में हम पढ़ेंगे इसके बाद में। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग के बारे में अगर पूछा जाता है तो आप बता देंगे 1964 से 1966 के बीच में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब कोठारी आयोग हो गया 1964 से 1966 के बीच में। उसके बाद आई थी आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसे भी कहा जाता है। यहाँ से ही एनईपी का स्टार्ट हुआ कहना चाहिए एक तरह से, क्योंकि उसके बाद फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से ही आपके आगे कमीशंस बनते गए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 है, इसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 कहा जाता है। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसके बाद फिर से बनी 1979 में, इसको भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1979 कहा जाता है। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनी, और जो कि क्या थी 1986 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी थी। उसके बाद इसको रिवाइज किया गया था, इसमें कुछ सुधार करके इसको रिवाइज किया गया था 1992 में, 1992 में। उसके बाद अभी रिसेंटली एक नई शिक्षा नीति आई है जिसे कहा जाता है एनईपी 2020। ठीक है, एनईपी 2020 के बारे में मैं पहले ही आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो ये आज का सेशन है। इतने सारी चीज़ें जो है वो एक ही वीडियो में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो इम्पोर्टेंट होने वाला है सेशन, बहुत ही
क्रिस्प वे में आपको पढ़ाऊंगी, ताकि जितने भी क्वेश्चंस हो सके वो आपको यहाँ से मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, राधा कृष्णन आयोग या फिर विश्वविद्यालयीन शिक्षा आयोग के बारे में। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि ये सारी शिक्षा समितियां हैं या की नीतियां हैं या कमीशंस हैं जो कि स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता के बाद लागू की गई हैं। देखिए, ये है राधा कृष्णन आयोग के बारे में डिटेल में। राधा कृष्णन आयोग 1948 से 1949 के बीच में, इसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। और यूनिवर्सिटी की संख्या भारतवर्ष में, क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय पे यूनिवर्सिटी की संख्या कितनी थी, तो देखिए 19 थी, है ना। पहले इलाहाबाद कलकत्ता विश्वविद्यालय था, उसके बाद में बढ़कर इलाहाबाद विश्वविद्यालय बन गया। इस तरह से धीरे धीरे बढ़कर भारत में स्वतंत्र भारत के समय पे 1947 में टोटल विश्वविद्यालयों की संख्या 19 थी। गठन कब किया गया इसका, तो 4 नवंबर 1948 को गठन किया गया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। ठीक है, तो कब किया गया गठन, इस आयोग को बनाने के लिए गठन किया गया 4 नवंबर 1948 को। राधाकृष्णन के अलावा कुल मिला के कितने सदस्य थे, टोटल 10 सदस्य थे यहाँ पर जिन्होंने ये समिति में शामिल थे। तो उनके नाम कौन कौन से हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डॉक्टर राधाकृष्णन समिति में कौन कौन से थे, मतलब सदस्यों की संख्या में कौन कौन सदस्य थे, तो देखिए राधाकृष्णन जी तो थे ही, उसके बाद में जेम्स एफ डफ भी थे, जॉन जे डिगर्ट भी थे, आर्थर ई मॉर्गन, जाकिर हुसैन, ए लक्ष्मण मुदालियर, जिनके नाम से फिर मुदालियर कमीशन आया, फिर ताराचंद समिति के नाम से एक समिति आई है, डॉक्टर कर्म नारायण बहल, डॉक्टर मेघनाथ शाह और डॉक्टर एन के सिद्धांत। ये सारे लोग थे जो कि इस राधाकृष्णन जो आयोग था उस समिति के सदस्य थे। इसके बाद में इनका जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया 25 अगस्त 1949 को, देखिए स्थापना हुई थी कब, 4 नवंबर 1948 को, और इन्होंने लगभग एक साल के अंदर ही अंदर 25 अगस्त 1949 को भारत जो सरकार थी उसको अपना प्रतिवेदन, जो कि 747 प्रश्नों में था प्रतिवेदन, 15 अध्याय इसमें थे, उस प्रतिवेदन को प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, और इन्होंने अपना जो प्रतिवेदन बनाया वो किस तरीके से बनाया, और इन्होंने क्या किया, 600 व्यक्तियों से एक प्रश्नावली इन्होंने बनाई और 600 व्यक्तियों से उस प्रश्नावली को भरवाया। और कुछ इसमें क्वेश्चंस थे कि भारत में जो विश्वविद्यालय हैं उनमें क्या सुधार की आवश्यकता है, कैसे होने चाहिए, शिक्षा का मतलब प्रारूप कैसा होना चाहिए, इस हिसाब से उन्होंने इन सारे क्वेश्चंस को लेकर एक प्रश्नावली बनाई और उसके बाद उनको भरवाया, और उससे जो भी आंसर्स मिले थे उनको ध्यान में रखते हुए अपने इस प्रतिवेदन को बनाया था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब राधाकृष्णन आयोग के गुण क्या क्या थे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो राधाकृष्णन आयोग में सबसे पहला गुण तो था कि शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाएगा। समवर्ती सूची में, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का डिसीजन कब लिया गया था, तो राधाकृष्णन आयोग में लिया गया था। विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया जाएगा 1956 में, यूजीसी का प्रॉपर गठन किया गया है 1956 में, है ना। तो इसका प्रतिवेदन यहाँ पर भी जो बात हुई थी तो उसमें बात हो गई थी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन किया जाएगा। विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध महाविद्यालयों पर अंकुश लगाना, देखिए बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, जैसे यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस होते हैं या एफिलेटेड और भी ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजेस खुल जाते हैं, लेकिन उनकी लगाम को हाथ में रखना, है ना। ऐसा ना हो कि वो अपने हिसाब से ही अपना कोई भी एजुकेशन सिस्टम चलाते रहें, तो उनको उन पे अंकुश लगाना मेन काम था। 3 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम और सामान्य शिक्षा अनिवार्य थी। शिक्षण स्तर में सुधार करना इनका प्रमुख बात कही गई थी। पदोन्नति के लिए योग्यता और शोध कार्य करने पर महत्व। अब यदि यूनिवर्सिटी में कोई टीचर है उसको किस तरीके से पदोन्नति मिलेगी, तो उसके लिए शोध कार्य जरूरी था, मतलब रिसर्च वर्क होना चाहिए, और साथ ही साथ में उनका योग्यता उनकी अच्छी होनी चाहिए। विश्वविद्यालय परीक्षा में सुधार लाना, रचनात्मकता से परीक्षाओं को कंडक्ट कराना। ठीक है, अब दोष क्या थे वो भी समझ लेते हैं। कुछ तो दोष होंगे ही, बिना दोष के तो कोई काम होता नहीं है। तो दोष क्या क्या थे ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उच्च शिक्षा के उद्देश्यों की व्यापकता,
उच्च शिक्षा के उद्देश्य थे वो व्यापक थे, ठीक है, स्पेसिफिकली अलग अलग उद्देश्य नहीं बताए गए थे। धार्मिक शिक्षा को अनिवार्य बता दिया गया था, जो कि जरूरी नहीं था। अगर नहीं होता ऐसा तो शायद शिक्षा का स्वरूप कुछ और होता। शिक्षा के माध्यम के बारे में सुझाव स्पष्ट नहीं थे, मतलब माध्यम हिंदी होना चाहिए या इंग्लिश होना चाहिए, ये स्पष्ट नहीं था, और उसी का आज तक हम लोग भुगत रहे हैं। आप स्पेसिफिकली वही बता दो कि शिक्षा का माध्यम या तो हिंदी होगा या तो इंग्लिश होगा, ये खिचड़ी भाषा नहीं होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, कुछ तो इंग्लिश मीडियम में हो जाते हैं, कुछ हिंदी मीडियम में हो जाते हैं। जो आज तक डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है भारत में, जब कभी भी आप इंटरव्यू देने जाते हो तो अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पाते तो आपको इंटरव्यू में बाहर कर दिया जाता है। फिर क्यों कहा जाता है कि हिंदी भाषा ही आप को प्रमोट करना है? ऐसा होता तो नहीं है ना, यथार्थ के धरातल पे ऐसा नहीं होता। अगर स्पष्ट लैंग्वेज का प्रारूप उसी वक्त रख दिया गया होता तो शायद कुछ और स्थिति हमारी बन सकती थी। शिक्षा के वेतनमान में भेदभाव, जो वेतनमान है उसमें भी अलग अलग था, मतलब भेदभाव था। कभी किसी को ज़्यादा मिलता था, किसी को कम मिलता था। स्त्री शिक्षा के संदर्भ में संकुचित दृष्टिकोण था, मतलब कंजर्वेटिव दृष्टिकोण था स्त्री शिक्षा के बारे में, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें थी जिसके कारण से इसमें दोष बताए जा सकते हैं। बाकी सारा मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको कहा जाता है मुदालियर कमीशन। तो मुदालियर कमीशन बहुत बड़ा योगदान है भारत में मुदालियर कमीशन का, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा को लेकर यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर सबसे बड़ा और सबसे पहला अगर कोई बात कही गई है कहीं पर तो मुदालियर कमीशन में ही कही गई है, ठीक है। तो हमें क्या समझना है कि देखिए 1900 अभी हमने राधाकृष्ण आयोग के बारे में बात करी, वहां पर एक बात का डिस्कशन हुआ कि भारत में शिक्षा का स्तर किस तरीके से हमें सुधारना है ना। और उसी समय पे 1948 में ही जब विश्वविद्यालयीन शिक्षा आयोग की बात आगे बढ़ रही थी, उसी समय पे कहा गया कि माध्यमिक शिक्षा के लिए भी कुछ किया जाए। तो उस समय पे ताराचंद जी को बोला गया कि एक समिति का गठन करें आप, और उस गठन करने के बाद में हमें बताएं कि माध्यमिक शिक्षा को भी बढ़ावा देना है, अगर कैसे उसमें क्या इम्प्रूवमेंट किस तरीके से की जा सकती है। तो 1948 में पहला काम ये हुआ कि ताराचंद, जो अभी नाम लिया था ना ताराचंद, वो ताराचंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसे ताराचंद समिति भी कहा जाता है। क्वेश्चन अगर आता है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के प्रस्ताव के लिए किस समिति का गठन हुआ, तो आपको बताना है ताराचंद समिति का गठन हुआ, ठीक है। अब आता है कि 1949 में एक ही साल में इन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया। किसने? ताराचंद जी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया, और उसके बाद में उन्होंने ये प्रस्ताव दिया 1951 में कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने इस प्रस्ताव को बताया कि भारत में एजुकेशन के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग बनाया जाना चाहिए, ठीक है, जिसको कहा गया सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। सेकेंडरी कमीशन, ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का मतलब गठन किया जाना चाहिए। फिर 23 सितंबर, ध्यान रखिएगा, डेट्स याद रखिएगा, 23 सितंबर 1952 में 1952 में मद्रास विश्वविद्यालय के उस वक्त के तत्कालीन जो कुलपति थे उनको, यानी कि डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, कहाँ के कुलपति थे? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के उस वक्त के जो कुलपति थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर को अध्यक्ष बनाया गया, और एक समिति का गठन किया गया, जिसको मुदालियर की अध्यक्षता में गठन करने वाला कमीशन था। इसलिए इस कमीशन का नाम ही क्या रख दिया गया? मुदालियर कमीशन रख दिया गया। इसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 9। क्वेश्चन पूछा जा सकता है मुदालियर कमीशन में मुदालियर जी को ऐड करते हुए कितने सदस्य थे? तो 9 सदस्य थे टोटल। अब प्रतिवेदन, यानी कि प्रतिवेदन का मतलब क्या होता है? जो पूरा वो बनाते हैं ना, जिसमें हर चीज लिखते हैं कि क्या क्या कैसा कैसा होना, उसको प्रतिवेदन कहते हैं। तो प्रतिवेदन इन्होंने अपना जो भी अध्यक्षता में जो काम किया, और उन्होंने 29 अगस्त 1953 को 23 सितंबर 1952 को बनाई गई थी, और लगभग एक साल में, मतलब 29 अगस्त 1953 को इन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया। उस प्रतिवेदन में टोटल 244 पेज थे, 14 प्रकरण थे, ठीक है, 14 प्रकरण थे। और उसके बाद में उन्होंने बताया कि न्यू पैटर्न ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कैसा होना चाहिए। न्यू पैटर्न ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन किस तरीके का होना चाहिए? तो इन्होंने डिग्री कोर्स जो है, डिग्री कोर्स के
जो अवधि है उसको 3 साल फिक्स कर दिया कि डिग्री कोर्स कितने साल का होना चाहिए, 3 साल का होना चाहिए। और माध्यमिक एजुकेशन मतलब माध्यमिक शिक्षा जो है वो 12 वर्ष की अवधि से लेकर 17 वर्ष की अवधि तक दी जानी चाहिए। और टोटल माध्यमिक शिक्षा का जो समय पीरियड होगा वो कितना होना चाहिए, 7 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, ये इन्होंने कहा। अब उद्देश्य देख लेते हैं कि क्या उद्देश्य को लेकर इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया गया था। तो व्यक्तित्व का विकास मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। नेतृत्व शिक्षा का विकास, बच्चों में नेतृत्व की क्षमता आनी चाहिए, उसका विकास किया जाना चाहिए। नागरिकता का विकास, देश प्रेम की भावना का विकास, जीवन यापन की कला और शिक्षा का विकास, ठीक है, व्यवसाय कुशलता और शिक्षा का विकास। ठीक है, ये सारे उद्देश्य लेकर इन्होंने अपनी इस अध्यक्षता में अपनी समिति का गठन किया। ठीक है, और माध्यमिक शिक्षा का प्रशासन व्यवस्था कैसी की जानी चाहिए, इसमें भी इन्होंने बताया कि सभी प्रदेशों में माध्यमिक शिक्षा परिषदों का गठन किया जाना चाहिए। हर एक प्रदेश में मतलब हर एक स्टेट में स्टेट बोर्ड बनाया जाना चाहिए। व्यक्तिगत विद्यालयों को का प्रशासन निजी प्रबंध समितियों द्वारा किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत विद्यालय मतलब प्राइवेट स्कूल है ना। शिक्षा निदेशक के पद को संयुक्त सचिव के समकक्ष माना जाना चाहिए। शिक्षा निदेशक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट मानी जाती है, उसको संयुक्त सचिव के इक्विवेलेंट ही माना जाना चाहिए। सभी प्रदेशों में टेक्निकल शिक्षा परिषद का गठन किया जाए जो कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ मिलकर काम करेगी। ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, जिसको इंजीनियरिंग एजुकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, ये इनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी। इसके बाद में पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। तो पाठ्यक्रम या पाठचर्या व्यापक हो, ठीक है, ग्लोबलाइज्ड हो, लचीला हो मतलब फ्लेक्सिबल हो, जरूरत पड़े तो उसे बदला जा सके, उसमें कुछ चेंजेस लाया जा सके। लचीला हो जिसमें छात्र अपनी रुचियों के अनुसार विषयों का चयन कर सके। पाठचर्या के सभी विषयों एवं क्रियाओं में सहसंबंध हो। पाठचर्या वास्तविक जीवन से संबंधित हो जिसे पूरा छात्र समाज में सम्मान पूर्वक रह सके। पाठ्यक्रम का सामाजिक जीवन से घनिष्ठ संबंध हो। ठीक है, ये सारी चीजें पाठ्यक्रम में हो। अब इन्होंने अनिवार्य विषय बताए कि अनिवार्य विषय माध्यमिक शिक्षा में और आपके सेकेंडरी एजुकेशन में कौन कौन से होने चाहिए। तो शारीरिक शिक्षा, सामाजिक विज्ञान मतलब एसएसटी, शिल्प, भाषा, सामान्य विज्ञान, कला, संगीत, गणित। इसके साथ में उन्होंने बुनाई, लड़कियों के लिए बुनाई, सिलाई, गृह विज्ञान से संबंधित विषय भी रखे थे। तो ये थे अनिवार्य विषय, है ना, अनिवार्य विषय। इसके साथ साथ में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी लिए थे, जिसमें सामाजिक विषय, जो टोटल सामाजिक विषय होते हैं उनको लिया गया था। विज्ञान, औद्योगिक विज्ञान, वाणिज्य मतलब व्यापार से संबंधी, कृषि, ललित कला से संबंधी, गृह विज्ञान से संबंधी। तो ये सारी चीजें इन्होंने ऑप्शनल विषय में रखा था। ठीक है, तो ये थे मुदालिर कमीशन के सब्जेक्ट्स। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इनकी भाषा नीति क्या थी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, भाषा नीति क्या थी। तो हिंदी भाषा को माध्यमिक शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। आयोग के अनुसार एक सामान्य भाषा के रूप में हिंदी राष्ट्रीय एकता को तथा लोगों की पारस्परिक घनिष्ठता में वृद्धि करेगी। ठीक है, भाषाओं के महत्व एवं उनके माध्यम से ज्ञान की उपलब्धि पर शोध कार्य कानपुर विश्वविद्यालय में किया गया। ठीक है, इस शोध कार्य में हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों विषयों को ही राष्ट्रीय एकता एवं पारस्परिक घनिष्ठता एवं ज्ञान की उपलब्धता का समान रूप मापा गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इनके अनुसार भाषा को क्या बता दिया गया, हिंदी भाषा में ही पढ़ाई की जानी चाहिए। अब माध्यमिक शिक्षा के गुण क्या थे, गुण देख लेते हैं। मेरिट्स, डीमेरिट्स देखनी पड़ती है। शिक्षा के सही उद्देश्यों का वर्णन करना, शिक्षा की प्रशासनिक एवं व्यवस्थित ढांचा प्रस्तुत करना, मतलब किस तरीके का ढांचा होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कैसा ढांचा था। 5 + 6 + 3, 5 + 6 + 3, 5 साल तक आपका प्राइमरी एजुकेशन, फिर 6 साल का आपका माध्यमिक एजुकेशन और फिर 3 साल का आपका डिग्री कोर्स। ठीक है, जो हमारे पिताजी के लगभग एज के लोग होंगे उस वक्त बात करते थे, मैट्रिक क्लियर कर ली उन्होंने। मैट्रिक मतलब पांचवी के बाद फिर 6ठी, 7वीं, 8वीं, 10वीं, 11वीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 11वीं तक हो जाएगा और उसके बाद 3 साल का ये डिग्री कोर्स, जिसमें एमए का, ग्रेजुएशन का डिग्री कोर्स होगा या फिर उसका किसी भी सब्जेक्ट का, है ना। तो ये इनका क्या था,
प्रतिवेदन था, ठीक है, जिसको बाद में बदल कर क्या कर दिया गया, बाद में क्या कर दिया गया था, ये 10+2+3 कर दिया गया था। 10+2+3 मतलब जिसमें हम लोगों ने पढ़ाई करी है कि 10th के बाद 2 साल आपका हायर सेकेंडरी और फिर 3 साल आपका डिग्री कोर्स, ठीक है। चलिए इनके मेरिट डिमेरिट्स की बात कर लेते हैं हम। तो शिक्षा मातृभाषा के द्वारा ही देने का सुझाव कहा था, ये भी उनके अच्छे गुणों में आता है। शिक्षकों के स्तर को बढ़ाने का सुझाव दिया था, चरित्र निर्माण तथा अनुशासन पर बल दिया था, परीक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करने की बात कही गई थी, स्त्री शिक्षा को प्रधानता दी गई थी इसमें, ठीक है, स्त्री शिक्षा को इम्प्रूव करना है। दोष क्या है, दोष देख लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा का अस्पष्ट संगठन था, बहुत स्पष्ट नहीं था संगठन, इसके दोष था। बोझिल पाठ्यचर्या थी, पाठ्यचर्या मतलब ऐसी नहीं थी कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, एक्साइटिंग करने वाली नहीं थी, मतलब एक तरीके से बोर होने वाली पाठ्यचर्या थी, है ना। क्रिएटिविटी उसमें नहीं थी, विभिन्न प्रकार के अलग अलग पाठ्यक्रम थे। अंग्रेजी के बारे में अस्पष्ट सुझाव था, बहुत बड़ी दिक्कतें हुई हैं, ये सारी चीजों के बारे में ही आज हम लोग सारे ही लोग इस चीज को भुगत रहे हैं। अंग्रेजी के बारे में अस्पष्ट सुझाव था, या तो होनी चाहिए या तो नहीं होनी चाहिए, बीच वाला रास्ता नहीं होना चाहिए। तो ये था कि जो लोग पढ़ाना चाहें वो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा लें, जो नहीं पढ़ाना चाहें वो हिंदी माध्यम में पढ़ा लें। तो क्या होता है ना कि खिचड़ी बन जाती है। और फिर गैर सरकारी स्कूलों के संदर्भ में कोई सुझाव नहीं थे, बल्कि हवाई सुझाव थे। जो सरकारी स्कूल होंगे उनके संदर्भ में भी सुझाव नहीं थे। तो आपने ये चीज ऑब्जर्व करी होगी कि भारत में अंग्रेजी का जो हिसाब है ना वो इस तरह से है कि अनिवार्य भी है, और ये भी बातें बोली जाती हैं कि कोई जरूरत नहीं है, हम तो भारतीय हैं और हिंदी भाषा में पढ़ेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है जब आप कॉम्पीट करते हो, कंपटीशन में जाते हो, उस वक्त तो आपको इंग्लिश को ही देना पड़ती है प्राथमिकता, क्योंकि इंग्लिश को प्राथमिकता दी जाती है, यथार्थ है, हकीकत है। और शिक्षा आयोग की अस्पष्टता की वजह से हिंदी और अंग्रेजी की समस्या उपलब्ध हो रही है। अगर उस वक्त स्पष्ट कर दिया जाता कि सभी को हिंदी माध्यम में ही शिक्षा देनी है, तो हिंदी और इंग्लिश का झगड़ा होता ही नहीं। या फिर इंग्लिश मीडियम में, जैसे कि ब्रिटिश काल में जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें क्लियरिटी थी कि जो आपका प्राइमरी लेवल था उसमें आपको क्षेत्रीय भाषाओं में या फिर लोकल लैंग्वेज उसमें एजुकेशन मिलेगा, और उसके बाद फिर अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा मिलेगी, इंग्लिश मीडियम में मिलेगा। क्लियर था। लेकिन इन लोगों ने जो बनाया है अपना सिस्टम, इसमें ये चीज क्लियर नहीं करी, इंग्लिश मीडियम भी हो सकता है, हिंदी मीडियम भी हो सकता है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि डिस्क्रिमिनेशन, एक जो खाई है ना वो बहुत बढ़ गई। एक लेवल आ गया इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स का, और दूसरा लेवल आ गया हिंदी मीडियम वाले बच्चों का। तो जब कंपटीशन आता है तो जो इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट है ना उसको ही प्राथमिकता दी जाती है। ये कोई माने या ना माने, ये हकीकत है। और ऐसा हुआ इस वजह से क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारी समितियां बनाई गई थी उसमें स्पष्टता नहीं दी गई थी हिंदी और इंग्लिश को लेकर, है ना। तो ये बातें थी। चलिए, तो ये हो गया मुदालिर कमीशन, आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है ताकि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो वो आपको बन जाए, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है समझाने की, कुछ भी छूट जाता है तो आप इसको देखिएगा, बताइएगा मुझे, कुछ छूट गया हो तो मैं उसको स्पष्ट कर दूंगी, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, एक और वीडियो उसके बाद में बनाती हूँ, जो दूसरी समितियां हैं वो दे दूंगी मैं इसमें, ताकि 2 वीडियो में ये कंप्लीट आपका हो जाए, ठीक है। क्योंकि कोठारी कमीशन बहुत बड़ा है, उसको थोड़ा समझाने में टाइम लगेगा, तो दूसरा वीडियो आएगा जिसमें मैं ये सारी चीजें बता दूंगी, ठीक है। तो इसको यहीं फिनिश करते हैं, कल फिर मिलते हैं, बल्कि हो सकेगा तो कोशिश करूंगी कि अभी मिल जाए, तो ताकि आपका ये नेक्स्ट वीडियो आ जाए जिसमें बाकी के जो शिक्षा आयोग हैं उन पर हम डिस्कशन कर सकें, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, बाय बाय।